पत्र सूचना कार्यालय के ओर से मैं आप सभी का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। Ladies and gentlemen, on behalf of Press Information Bureau, I welcome you all to this press conference. It's my privilege and honor to introduce the Union Minister for Social Justice and Empowerment, Shri Tawar Chand Gehlot ji, Minister of State for Social Justice and Empowerment, Shri Sudarshan Bhagat ji. I extend a warm welcome to both of you, sirs. I also welcome Secretary Social Justice and Empowerment, Shri Sudhir Bhargava, Secretary Department of Disability Affairs, Ms. Stuti Kakka. As you are now quite familiar, the format of the press conference will be, first there will be a short film, followed by opening remarks by the Honorable Minister on the initiatives of the Ministry in the last 3 months. Then, of course, the forum will be open for questions and answers. I request you to kindly ask your questions one by one. And before asking, please state your name and your organization. I also request you, my dear friends, to kindly switch off your mobiles or keep them on silent mode. The film will start now. Please switch off the lights.
I now request the Honorable Minister to make his opening remarks. आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राज्य मंत्री सुदर्शन भगत जी हैं, दोनों सचिव हैं, और नरोना साहब जिन्होंने आज ये आयोजन किया है वो भी उपस्थित हैं। आपने अभी हमारे द्वारा बनाई हुई सीडी देखी है और कुछ मुद्दे उसमें हाइलाइट्स किए गए हैं। उनके साथ साथ कुछ और बातें ऐसी हैं जो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, और मेरी बात पूरी होने के बाद आप अगर कुछ जानना चाहेंगे तो उसको सम्मानपूर्वक बताने का प्रयास भी करूंगा। मेरे विभाग में अनुसूचित जाति, ओबीसी और सीनियर सिटीजन, घुमंतु जाति, विकलांग वर्ग, ट्रांसजेंडर और ऐसा सामान्य वर्ग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके लिए योजनाओं को कार्यान्वित करता है और उनको लाभान्वित करने का प्रयास करता है। और जो मैंने बताया है उस श्रेणी में देश की लगभग 68 करोड़ से अधिक की आबादी आती है। हमने नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनने के बाद अभी तक जो काम किया है उसमें कुछ प्रमुख जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। पिछले वर्ष 13-14 में हमारा बजट प्रावधान था 6,625 करोड़ का। उसमें से 10 सितंबर 2013 तक 644 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस बार के बजट में 6,730 करोड़ का प्रावधान है और 2,352 करोड़ रुपए का व्यय अभी तक हमने कर दिया है। ये आंकड़ा अपने आप में ये दर्शाता है कि हमने तेज गति से योजनाओं पर अमल करने का काम किया है और लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया है। आपको इस बात की जानकारी भी होगी कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण कानून है, जो एट्रोसिटीज़ की बहुत सारी शिकवा शिकायतें आती है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं परंतु कन्विक्शन रेट कम हो रहा है, और जिन कारणों से हो रहा है उन कारणों को दूर करने के लिए एक विधेयक हमने संसद में प्रस्तुत किया है और संसद ने उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा है। उस पर आगे कार्रवाई होगी। इसके साथ ही साथ कई राज्यों में कुछ जातियां अनुसूचित जाति की श्रेणी में जोड़ने की कार्रवाई होती है, कुछ में उसको माइनस करने की होती है। तो वो एक बिल भी हमने संसद में प्रस्तुत किया है। फिर विकलांगता से संबंधित एक विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है, वो भी स्टैंडिंग कमेटी के पास है, और जब वहाँ से रिकमेंड आएगी तो उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। हमने इस साल एक प्रमुख निर्णय लिया है। ये 15 जनपद पर अंबेडकर जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान स्थापित करेंगे। उसमें अंबेडकर जी के विषय में अनुसंधान होगा, पुस्तकें आदि की व्यवस्था होगी, एक संगोष्ठी के रूप में उसमें बैठने की व्यवस्था, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग जब आएंगे तो इसका उपयोग उसमें होगा। इसी प्रकार से अत्याचार पीड़ितों को, जैसा मैंने अभी कहा था, उनको जो क्षतिपूर्ति दी जाती है उसमें हमने 50% की वृद्धि की है और उसका लाभ लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। 26 अलीपुर रोड, यहाँ अंबेडकर जी दिल्ली में जब रहते थे तो निवास करते थे, और अंतिम सांस उन्होंने 26 अलीपुर रोड पर ही ली थी। उस स्थान को सन 2000 में अटल जी की सरकार के समय में, वो निजी संपत्ति थी,
लगभग 20-21 करोड़ की लागत में सरकार ने ली और एक स्मारक घोषित किया। उसको जो स्मारक घोषित किया है उसको व्यवस्थित और भव्यता रूप देने के लिए इस सरकार ने निर्णय लिया है। और जैसा मैंने बताया कि अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बना रहे हैं, उसमें 195 करोड़ की लागत लगेगी और इसमें भी लगभग 50 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। इसके साथ ही साथ जो बजट प्रावधान हुआ है उसमें अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी, जिसका उल्लेख सीडी में था, वेंचर कैपिटल फंड 200 करोड़ रुपए का प्रावधानित है। इसके कारण उद्यमियों को जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं जीवन यापन के लिए ऋण अनुदान की सुविधा देने की व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ बजट भाषण में भी वित्त मंत्री जी ने उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि सुविधा योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस पर हमने कार्य योजना प्रारंभ कर दी है। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से, ओबीसी वित्त विकास निगम के माध्यम से और विकलांग वित्त विकास निगम के माध्यम से हमने बहुत सारी ऋण अनुदान आदि की सुविधाएं छात्रों को और अन्य आवश्यकमंद लोगों को देने की व्यवस्था की है। मेरे ख्याल से जो प्रेस नोट आपके पास आया है उसमें सब आंकड़े और ये जानकारी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको भी पढ़कर बता दूंगा। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए इसकी जानकारी अभी नहीं दे रहा हूँ। फिर ये जो नशीले पदार्थों का सेवन करने के आदी लोग हैं उनका सही तरीके से पता लगाने की व्यवस्था अभी कमज़ोर है। कई बार हम जब पता लगाते हैं तो व्यसनी तो है, पर उनसे पूछते हैं तो वो इनकार कर देते हैं। तो इस प्रकार का पता लगाने के लिए भी हम पुनर्वास केंद्र तो चलाते ही चलाते हैं, परंतु एक सर्वेक्षण कार्य भी प्रारंभ कर रहे हैं। आज जो नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों की संख्या है वो अनुमानतः है और सही पता लगाने के लिए हम ये काम करने वाले हैं। फिर मंत्रालय ने एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी वहाँ आयोजित की, इसकी जानकारी आपको दी है। मानवाधिकार आयोग और अनुग्रह द्वारा आयोजित भारत के वृद्धजनों के अधिकार संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक का सहयोग भी चंडीगढ़ में हुआ था, वो हमने किया था। हमने इस बार कुछ नई पहल भी की है। 7 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ चालू वर्ष में 300 जूनियर रिसर्च फेलो को फेलोशिप देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ पहली बार कौशल विकास के लिए हमारा जो ओबीसी वित्त विकास निगम है उसके द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की और प्रशिक्षणार्थी को 1000 रुपये का मानदेय भी दे रहे हैं। ये पहले देने की व्यवस्था नहीं थी, इस बार हम दे रहे हैं। इस वर्ष आरंभ की गई अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्र पारी अर्थात विदेशों में जो शिक्षा के लिए जा रहे हैं, एससी के साथ साथ ओबीसी वर्ग के छात्रों को भी ये सुविधाएं हम देने वाले हैं। कुछ भावी योजनाएं हैं, मैं इसके बाद पिछड़ा वर्ग के साथ चर्चा करूंगा, फिर विकलांग वालों की बात करूंगा। ये मेरे विभाग में 2 अनुभाग हो गए हैं, एक तो है सोशल जस्टिस का और एक विकलांगता का। तो अभी मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो सोशल जस्टिस की है। बीच में छात्रवृत्ति का विषय था तो तीनों के बारे में बता दिया। फिर ये सहायता अनुदान योजनाओं को जो आवेदन वगैरह देते हैं, आजकल हमने पहले काफ़ी अनियमितता की शिकायतें मिलती थी और ये तो इसको ऑनलाइन कर दिया है ताकि पारदर्शिता भी रहे और किसी को कोई गड़बड़ करने की गुंजाइश नहीं मिले। और तंत्र का पूर्ण प्रचालन प्रारंभ कर दिया है और उसको आगे लागू किया जाएगा। मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए नेशनल ई स्कॉलरशिप
पोर्टल तैयार किया गया है। फिर हम छात्रों को ई लर्निंग की सुविधा भी घर बैठे जो विकलांग है उनको देने की व्यवस्था कर रहे हैं। नशीली दवा दुरुपयोग की सीमा प्रवृत्ति तथा पैटर्न का निर्धारण करने के लिए पंजाब और मणिपुर में एक त्वरित सर्वेक्षण कराया जाएगा। मैंने बताया कि एक सर्वे हम करेंगे, परंतु तत्काल सर्वे का कार्य हम इन 2 राज्यों से कर रहे हैं। इन राज्यों में नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इन राज्यों को चुना है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। चूँकि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ स्पष्टीकरण के लिए विचाराधीन है, तो उसका आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो जैसे ही आएगा हम हमारी जो योजना बन रही है उसको अंतिम रूप दे करके उस योजना पर अमल प्रारंभ कर देंगे। भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए भी हम एक विधान बनाने का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। प्रारूप लगभग तैयार है, उसको अंतिम रूप देने के पहले राज्यों के साथ और कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके साथ कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है, वो हम करेंगे। भिखारियों के पुनर्वास के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अब ये काम भी बहुत कठिन है। भिक्षावृत्ति क्यों करते हैं, क्या कारण है? कई बार तो लोग उनसे कराते हैं। एक ठेकेदार के रूप में व्यक्ति होता है और वो 10-20 लोगों को रखता है और वही करवाता रहता है। सारा पैसा वो ले लेते हैं और उसको दिन भर की कमाई का 5%, 10%, 150 रुपये दे करके संतुष्ट करते हैं। और ये इस प्रकार का तो पता लगाना बड़ा कठिन है, फिर भी हम इसका पता लगाने का प्रयास करेंगे और इसका भी हम आइडेंटिटी कार्ड बनाने का काम करेंगे। विमुक्त तथा अर्ध घुमंतु जाति, जो घुमंतु जाति है उसके बारे में पहले एक निर्णय हुआ है, आयोग बनाने की कार्रवाई भी कर रहे हैं और इनको भी जो एससी और ओबीसी वर्ग के लोगों को सुविधाएं दी जा रही है उन सुविधाओं से लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, इस सरकार का निर्णय है। अब उस संबंध में कार्य योजना अभी बना रहे हैं, क्योंकि 2-3 महीने का समय मिला है, तो विचार विमर्श जारी है कि आखिर क्या करें। और मध्य प्रदेश ने इस संबंध में बहुत कुछ कार्रवाई की थी और एक आयोग गठित किया था, उसमें बाबूलाल जी जैन उस आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने जो वहाँ मध्य प्रदेश में किया था वो प्रतिवेदन यहाँ भेजा है। एससी, ओबीसी, एसटी इन वर्गों के लोगों को जो सुविधाएं देते हैं पढ़ने लिखने के लिए छात्रों को, और उनको इस प्रकार की सुविधाओं का वर्णन इसमें भी है, तो हम विचार विमर्श करके उस पर निर्णय करेंगे। वरिष्ठ नागरिक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है और वो जल्दी ही हम पूर्ण करेंगे। मैं आपको जो हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग एक विभाग है और वो छात्रों को और छात्राओं को छात्रवृत्ति देते हैं, विदेशों में जाकर के पढ़ने के लिए जो सुविधा चाहिए उसको भी देते हैं, फेलोशिप के लिए भी पैसा देते हैं। मैं खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि 13-14 में जो मैंने अवधि बताई उसमें 62 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए थे और इस बार हमने 761 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं और ये वृद्धि लगभग 1400% है। इतना तेज गति से हमने इन कामों को करने के लिए शुरुआत की है और तत्परता दिखाई है। इसमें हॉस्टल्स ये सब सुविधाएं हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा हूँ। फिर हमने हमारे विभाग जो विकलांगता विभाग बना है उसके पास पर्याप्त जगह भी नहीं है और स्टाफ की भी अभी कमी है, क्योंकि वो 2012 में ही गठित हुआ है। इस कारण से काफ़ी अव्यवस्था और काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। नए कार्यालय हेतु स्थान पर्यावरण भवन में आवंटित हुआ है, वहाँ शिफ्ट होने के बाद हमारी गति को हम और तेज कर पाएंगे। फिर अभी हमने कटक में 150 छात्राओं के लिए छात्रावास का निरतार कटक में उद्घाटन किया है, जो वहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें वो सब उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में शैक्षिक ब्लॉक का उद्घाटन किया है।
सेंसर पार्क का शिलान्यास किया है। श्रीनगर में पुनर्वास केंद्र का भूमि पूजन माननीय राज्य मंत्री जी ने किया है। 10 वर्तमान जो ब्रेल प्रेस है हमारे पास, उसका आधुनिकीकरण करेंगे और 15 नई ब्रेल प्रेस स्थापित करेंगे। अब ये ब्रेल प्रेस का दृष्टिबाधित लोगों को बहुत लाभ हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह से जो दृष्टिबाधित है उन्होंने भी बहुत उपलब्धियां हासिल की है। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, परंतु मध्य प्रदेश के 2 उदाहरण देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में एक दृष्टिबाधित, पूरी तरह से दृष्टिबाधित है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको उमरिया जिले का कलेक्टर बनाया है और वो तिवारी जी हैं, कलेक्टर का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मैंने उनकी सारी रिपोर्टिंग ली है, हमने कलेक्टर से भी बातचीत की है, मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। एक इंदौर में राबिया खान करके 25 साल की बहन है, उसने कुरान का अध्ययन किया। अब कुरान का अध्ययन तो सुन कर के ही किया, परंतु ब्रेल भाषा में उस कुरान के 10 खंड लिख दिए हैं। ये ऐतिहासिक काम उसने किया है। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो परीक्षा हुई थी उसमें 3 लोग ऐसे उत्तीर्ण हुए हैं जो दृष्टिबाधित है। एक पूरी तरह से दृष्टिबाधित है और 2 आंशिक है। अब हम ये इससे महसूस कर सकते हैं कि अगर इन लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तो निश्चित रूप से ये अन्य अग्रणी महानुभावों की बराबरी में आने का प्रयास कर सकते हैं और उनको उसमें सफलता भी मिल सकती है। और हमारा दायित्व है कि उनको हम ये सब सफलताएं देने में सहयोग करें। नई संस्थाएं हमने स्थापित करने का निर्णय लिया है। उसमें है भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ मूक बधिर है, सुनते नहीं हैं, ऐसे लोगों को संकेत भाषा के हिसाब से प्रशिक्षण देना और उनको मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना, ये हमने निर्णय लिया है। फिर राष्ट्रीय इंक्लूसिव एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन संस्थान, ये डिज़ाइन का और उसका अपना बहुत महत्व है, इसको भी स्थापित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, अब ये मानसिक रोगी होते हैं, उनका इलाज तो सामान्यतया हो जाता है, परंतु उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती है। उनको स्वावलंबन बनाना, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूंजी निवेश की व्यवस्था करना और फिर उसके लिए आगे सुविधा उपलब्ध कराना, तो ये पुनर्वास केंद्र भी साथ में होगा चिकित्सालय के साथ साथ, इसकी स्थापना करने का निर्णय लिया है। और डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स सेंटर, हमने देखा है विकलांग भी बड़े उत्साह से एथलीट होते हैं, भाग भी लेते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के खेल भी खेलते हैं और आवश्यकता महसूस की है कि ऐसे लोगों के लिए स्पोर्ट्स सेंटर की महती आवश्यकता है। तो नेशनल लेवल पर हमने स्पोर्ट्स सेंटर की बात की है और उसका निर्णय लिया है, जैसा उसमें अभी समीक्षा में सीडी में दिखाया था। फिर हमने विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा की दृष्टि से भी 3 नई छात्रवृत्तियां प्रारंभ की है जो पहले नहीं थी। एक तो है प्री मैट्रिक, दूसरा है पोस्ट मैट्रिक और तीसरा है राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति, जो मैंने बताया था एससी और ओबीसी को मिलती है। ये सुविधा हम विकलांग वर्ग के छात्र छात्राओं को भी देने का निर्णय ले चुके हैं और लगभग 2 लाख विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु हमने कार्य योजना का निर्णय लेकर के उसको प्रारंभ किया है। नई छात्रवृत्ति योजनाएं 4000 विकलांग छात्रों को लाभान्वित करने हेतु 30 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शीघ्र शुरू की जाएगी, ये भी निर्णय लिया है। राजीव गांधी फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति कवरेज 178 से बढ़ाकर 246 किया गया है। न्यास निधि के अंतर्गत छात्रवृत्ति 1500 से बढ़ाकर 2500 की गई है और 2293 छात्र लाभान्वित हुए हैं अभी तक 13 करोड़ रुपए की राशि के माध्यम से। राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक व्यावसायिक और तकनीकी कोर्सों से 512 छात्र लाभान्वित हुए हैं। एडीप योजना के अंतर्गत हमने जो पहले उनके उपकरण के लिए
अधिकतम सीमा थी 8,000 की, उसको बढ़ा करके 12,000 कर दिया है। और अभी पिछले वर्ष 2013 सितंबर तक हमने विकलांग वर्ग के लोगों को 5 करोड़ रुपए की धनराशि के उपकरण बांटे थे। अभी तक हमने इस वर्ष इस सरकार बनने के बाद 42 करोड़ रुपए के उपकरण बांट दिए हैं। ये ऐतिहासिक उपलब्धि है और विशेषता इसमें ये है कि हम उनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दे रहे हैं, जिसके दोनों पांव नहीं है, हाथ के पंजे वगैरह नहीं है। उनको एक तो केवल एक साधारण स्विच से चलने वाली गाड़ी है और एक ट्राईसाइकिल है, उसमें मोटर से चलेगी, परंतु उसमें मोटरसाइकिल जैसी व्यवस्था है, एक्सीलेटर भी है, ब्रेक वगैरह सिस्टम भी है। और उसकी शुरुआत अभी हम केनरा बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश से कर रहे हैं। लगभग 20-25 ऐसी मोटराइज ट्राईसाइकिल देने का निर्णय हमने किया है, सर्वे भी हो गया है और दीनदयाल जी की जयंती 25 सितंबर को है, उसका वितरण उस दिन करेंगे। अन्य राज्यों में भी हमने सर्वे कराने का काम प्रारंभ कर दिया है, ये हम करने वाले हैं। फिर शारीरिक विकलांग व्यक्तियों का शारीरिक पुनर्वासन, अब ये चिकित्सा के माध्यम से उनको ठीक तो कर देते हैं, टेढ़े मेढ़े पाँव है सीधे तो कर देते हैं, परंतु उनका पुनर्वास करना ये भी महती आवश्यकता है। और पुनर्वास की व्यवस्था के लिए भी 2,70,000 विकलांग व्यक्ति प्रतिवर्ष लाभान्वित करने हेतु विकलांग व्यक्तियों को यंत्र और उपकरण प्रदान करने हेतु एडीप योजना संचालित की गई। ये जो मैंने जानकारी दी हो, वितरण हेतु 50 स्वावलंबन कंपोजिट कैंप आयोजित किए जाएंगे। ये जो वितरण करेंगे हम 50 स्थानों पर अभी तय किया है, जो लगभग सभी राज्यों में होंगे। अभी तक हम 6 कैंप, बड़े कैंप आयोजित कर चुके हैं। बड़े कैंप से मतलब है 15 लाख से अधिक की राशि के उपकरण जब बांटते हैं तो हम उसको बोलते हैं। ऐसे 6 अहमदाबाद, सिकंदराबाद, ओलटपुर, भुवनेश्वर, रांची, बिशुनपुर और भोपाल में ये आयोजित हो चुके हैं। राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा सेवाओं में 15% की वार्षिक वृद्धि भी कर दी हमने। फिर विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर और अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे विषय हैं, मैं सोचता हूं कि 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, पर मैं थोड़ी जानकारी दे दूं आपको। स्कोप CSR कॉन्फ्रेंस जो है, कॉन्फ्रेंस 8/8/2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। हम CSR योजना जो है उसमें बहुत सारे संस्थानों को, कॉरपोरेट जगत के लोगों को निवेदन करते हैं, वो 2% 3% राशि देते हैं और उससे ऐसे आवश्यकमंद लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये हमने कॉन्फ्रेंस की है और हम उत्साहपूर्वक ये कह सकते हैं कि इस काम के लिए बहुत लोग सहयोग दे रहे हैं। सहयोग लेने वाले की आवश्यकता है और हम इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। जॉब फेयर्स सुरेंद्र नगर, देहरादून और श्रीनगर में आयोजित किए गए हैं। अब ये जॉब फेयर्स, जैसे हमने कहा कि विकलांग लोगों को चिकित्सा सुविधा और शिक्षा वगैरह सब मिल जाती है, तो उनको रोजगार देने के लिए क्या, तो हम रोजगार मेले भी आयोजित कर रहे हैं। और रोजगार मेले में 2-3 जगह का उदाहरण ऐसा आया है कि बहुत सारे संस्थान वहाँ आते हैं और वहीं चयन करते हैं और उनको रोजगार अर्थात नियुक्ति पत्र भी दे देते हैं। फिर NHFDC द्वारा 3,553 लाभार्थियों को 29 करोड़ रुपए की विशेष सहायता दी गई है। 15,000 विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। ये कौशल प्रशिक्षण की जो चर्चा चल रही है आजकल बहुत, और उसकी महती आवश्यकता भी है। हम SC वालों को, OBC वालों को, विकलांग वर्ग वालों को, घुमंतु वालों को, और उन सबको ये सुविधाएं दे रहे हैं और प्रशिक्षण पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और प्रशिक्षण के बाद में उनको रिहेबिलिट करने की व्यवस्था भी करते हैं। फिर जनशक्ति विकास भी, मैन पावर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा 268 कोर्स और 17 और अधिक प्रशिक्षण संस्थान अनुमोदित किए गए हैं। शिकायत निवारण तंत्र का, ये जो शिकायतें मिलती है, इस तंत्र को भी हम सुदृढ़ कर रहे हैं। पहले हमारे पास कुछ शिकायतें आई है, उस पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई 2 स्तर पर होती है, क्योंकि हमारे यहाँ से पैसा रिलीज होता है पर राज्य सरकार की अनुशंसा से होता है,
इसलिए राज्य सरकार की प्रथम जिम्मेदारी होती है कि वहाँ कोई गड़बड़ हो तो वो हमको सहयोग करे, जांच करके गड़बड़ करने वाले को दंड देने में। पर कई बार वहाँ से ढिलाई होती है। हम जब डायरेक्ट हमारे अधिकारियों को भेजते हैं तो वहाँ की रिपोर्ट कुछ होती है, हमारी रिपोर्ट कुछ होती है। तो इस तंत्र को हम सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कुछ लोगों के खिलाफ जांच करने का आश्वासन दिया था राज्यसभा के एक प्रश्न के उत्तर में, तो उसमें हमने 2 एजेंसियां ऐसी है जिनके खिलाफ सीबीआई को केस रेफर करने के लिए और एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया। एक तो जो पायलट की ट्रेनिंग होती है और वो सरकारी संस्थान है, बेंगलोर में है, पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है, कहीं किसी को ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई लाइसेंस नहीं बने उनके और सब पैसे का दुरुपयोग और ये हो गया। तो एक तो उसके लिए दिया है। और एक उत्तर प्रदेश का एक संस्थान है जो जाने माने राजनीतिज्ञ है, उनकी संस्था का है, हमने आग्रह किया है और वो लॉ डिपार्टमेंट की राय के साथ साथ सीबीआई को रेफर करने की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन एवं यूनिवर्सल आईडी का भी हमने निर्णय लिया है। ये जैसे विकलांग है, विकलांग को या तो प्रमाण पत्र मिलता नहीं आसानी से, अगर मिल गया तो उस राज्य के, उस जिले के जो डॉक्टर देते हैं वो दायरा सीमित होता है, उस प्रदेश में भी उसको ठीक से सुविधा नहीं मिलती। अगर वो दिल्ली में आकर कोई ट्रीटमेंट लेना चाहे या पास के और किसी राज्य में जाना चाहे, जैसे हम गए थे रांची, तो वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है राष्ट्रीय स्तर का हमारा, वहाँ अगर जाना चाहे तो वो प्रमाण पत्र वहाँ मान्य नहीं होगा। तो हम यूनिवर्सल आईडी बना रहे हैं, एक आईडी होगी, सारे देश में लागू होगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम प्रारंभ कर रहे हैं। और अभी हमने विकलांगता का प्रमाण पत्र बनाने का जो अभियान चला रखा है उसमें 15% की वृद्धि हो गई है। पिछले टाइम 2013 में वो लगभग 39% थी, इस बार वो 44 और 45% के बीच में हो गई है। इसकी ये हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम आइडेंटिफिकेशन की दृष्टि से, जैसा मैंने कहा, यूनिवर्सल आईडी बनाएंगे और इस काम को मार्च 2016 तक पूरा कर लेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। फिर अब हमने कुछ विकलांगता के क्षेत्र में कुछ 7 पॉइंट एजेंडा तैयार किया है, डिसेबिलिटी के मामले को तेज गति से कुछ करने की दृष्टि से। फिर हमारे यहाँ 7 राष्ट्रीय संस्थान भी हैं जो काम मैंने बताए हैं, इन्हीं कामों को करने के लिए है। ये सब ऋण देते हैं, अनुदान देते हैं, फेलोशिप देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, ये सब है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्थोपेडिकली हैंडीकैप कोलकाता में है। ये मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने 15 सितंबर 2013 तक तो 676 लाख रुपए खर्च किए थे और हमने इस बार 871 लाख खर्च कर दिए। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप देहरादून में है। ये 13 में 1146 करोड़ हुए थे, इस बार 1228 लाख हो गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप मुंबई में है। ये 974 लाख खर्च किया था उन्होंने, हमने इस बार 952 लाख किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप सिकंदराबाद में है। 2013 में 758 लाख खर्च हुए थे, अभी हमने 820 लाख कर दिया। अर्थात अभी तो हमारे पास लगभग 6 महीने हैं, उन्होंने साल भर में किए थे और ये हम 6 महीने की जानकारी दे रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च कटक है, वहाँ 791 लाख खर्च हुए थे, हमने 803 लाख कर दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप दिल्ली में है। ये उस समय 705 लाख खर्च हुए थे, इस बार हमने 768 लाख कर दिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद मल्टीपल, ये 318 लाख खर्च हुए थे, हमने 694 लाख खर्च किए हैं। हर क्षेत्र में हमने तेज गति से, और अगर मैं ये कहूँ कि
ऐतिहासिक और आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल की है इस समयावधि में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने ओवरसीज छात्रवृत्ति की भी एक योजना हमने प्रारंभ की है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात मैंने बता दी है, घुमंतु जाति की बता दी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण की योजना, और ये मेरे विषय प्राय समाप्त हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं सम्मानपूर्वक आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। Okay, we'll start with the plate, please. सर, अनु आज तक से हूँ मैं, मेरी आवाज़ बहुत तेज है। सर, आपने बताया कि जो यूनिवर्सल आईडी मार्च 2016 तक कंप्लीट होगी, और आप बता रहे हैं कि 15% इजाफा हुआ है जो आप सर्टिफिकेट देते हैं विकलांगों को। लेकिन जो करंट सिनेरियो है, विकलांगों को बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है उस सर्टिफिकेट लेने के लिए। आप काम कर रहे हैं, 15% इजाफा हुआ है, और कुछ ही सेंटर्स हैं जिनके पास ये राइट्स हैं। तो आप इस क्षेत्र में भी काम करेंगे कि 2016 तो दूर है, प्रेजेंट सिनेरियो में इजी हो जाए। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, विकलांग बहुत समय से ये मांग तो कर रहे हैं कि 5% रिजर्वेशन हो उनका जो जॉब्स है, उसमें आप कह रहे हैं शायद 3% रिजर्वेशन पे आप लोग बात कर रहे हैं। तो अगर जो बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में भी क्या आप सोच रहे हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए आगे जाकर? ये आईडी की परिचय पत्र की कठिनाई है और बहुत परेशानी होती है, ये बात सही है, और इस बात को ही ध्यान में रख के हमने कुछ नीति तय की है और निर्णय किया है। राज्य सरकारों के साथ संपर्क किया है, पत्र भी भेजे हैं, और हमने उसमें अभी क्या है 40% से ऊपर अगर कोई विकलांगता के प्रतिशत में आता है तो उसको प्रमाण पत्र देते हैं, और वो प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा अधिकारी देते हैं। तो कठिनाई होती है, इसका सरलीकरण करने के लिए हमने अभियान चलाया है, और ये जो 15% हुआ है, अभी इस योजना की शुरुआत के पहले जो हमने प्रयास किया उसके माध्यम से हुआ है। अंतिम समय 2016 मार्च तक है, क्योंकि अभी तक हमने प्रयास किया उसके बाद भी विकलांगों के प्रमाण पत्र बन नहीं पाए हैं, और आज भी बहुत कठिनाई है। इसको ध्यान में रख के ही हमने निर्णय लिया है, और हम प्रयास करेंगे कि 2016 मार्च का तो अंतिम समय है, पर उसके पहले ही इसको करेंगे। दूसरी बात, आरक्षण की व्यवस्था का, तो पहले से 3% आरक्षण की व्यवस्था है। वो 5% की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग 6% की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने 6% आरक्षण दे रखा है। राज्य सरकार की नौकरियों में तो राज्य सरकार को निर्णय करना है। केंद्र की सरकार के पास ये जो मांग पत्र है, इस पर विचार विमर्श जारी है। आज की तारीख में उस संबंध में मैं यस और नो दोनों बात में से कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। 3% आरक्षण की सुविधा आज जारी है। Yeah, one minute, please hold on, please hold on, please hold on. Yeah. Sir, you said that you referred 2 cases to CBI of NGOs pertaining to irregularities. Can you please elaborate on that? That is the first question. The second question is, there are a lot of complaints against the NGOs from different parts of the country. So what is the monitoring system that the central government has? मैंने मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में बात बताई है। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि एनजीओज के जो प्रस्ताव आते हैं वो कलेक्टर और राज्य सरकार के थ्रू आते हैं, और जब राज्य सरकार भेजती है उसके बाद ही हम उसका परीक्षण करके और उसको स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति के बाद में वो राज्य सरकार के थ्रू मॉनिटरिंग की व्यवस्था तो है, पर पैसा तो सीधा उस एनजीओ के पास चला जाता है। जब हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम अपने स्तर पे भी जांच कराते हैं और राज्य सरकार से भी जांच कराते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, कुछ मामले ऐसे भी आए कि हमारे अधिकारियों ने उनको दोषी पाया और राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी कि वो तो बिल्कुल सही साठ है। तो इस प्रकार के कई मामले हैं, तो राज्य सरकार के साथ हम विचार विमर्श करते रहते हैं, और इस नियंत्रण और मॉनिटरिंग तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के साथ बैठकें भी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे। परंतु इतना जरूर कह सकता हूं कि जहां गड़बड़ियां पाई जा रही है हम अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कुछ एनजीओज को ब्लैक लिस्टेड भी किया है। अब उसमें ब्लैक लिस्टेड करने के बाद वही लोग दूसरे नाम से, वो जो ब्लैक लिस्टेड है वो उसमें नहीं रहता है और रजिस्ट्रेशन करा के किसी और नाम से भी करा लेते हैं। तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अगर वो उससे संबंधित लोग अगर कहीं इसमें भी है तो उनको स्वीकृति देने के पहले 10 बार सोचते हैं, प्रायः स्वीकृति नहीं देते। इस प्रकार का भी निर्णय किया है। तो कुल मिलाकर हम इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं।
जी, भिखारियों को जो आई कार्ड देने वाली योजना है कैसी? एक तरफ सरकार इसको अपराध मानती है, आप आई कार्ड ले तो क्या एक्सेप्ट करते हैं, ये क्या है? आई कार्ड तब तक के लिए होंगे, उनको भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाएंगे। उनको भिक्षावृत्ति जो कर रहे हैं वहाँ से हटा करके किसी एक केंद्र में लाएंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे, उनको काम करने के योग्य बनाएंगे और कोई ना कोई स्वावलंबन की स्थिति आने पर उनको ऋण सुविधा दे करके वो करेंगे, तब तक वो रहने वाले हैं। उसके बाद वो भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की दृष्टि से ये योजना है, फॉरएवर नहीं है। Please, one minute. लगभग अभी तक की जानकारी के अनुसार 5 लाख के आसपास है। सर प्रियंवदा हूँ अमर उजाला से। सर इधर प्रायोजित तो अब ठीक से पता नहीं है, 1-2 महीने में पता लगा के बता देंगे। सर ट्रांसजेंडर के ऊपर जानना चाहती थी कि ट्रांसजेंडर के वेलफेयर के लिए, इधर सर जी, ट्रांसजेंडर के वेलफेयर के लिए अभी तक क्या किया है गवर्नमेंट ने और आगे क्या योजना है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट में भी है फर्स्ट, और सेकंड थिंग कि कुछ दिन पहले ऐसी जानकारी मिली कि नशेड़ियों जो ड्रग एडिक्ट हैं उनके ऊपर कोई सर्वे हो रहा है या कराना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या है वजह और क्या किस तरह से इसके वेलफेयर को लेकर सोच रहे हैं, वो जानना चाहती हूँ। ट्रांसजेंडर के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको सरकार ने स्वीकार किया है। हमने उस पर कार्रवाई भी प्रारंभ की है, पर बीच में कुछ विषय ऐसे आए हैं, जैसे ट्रांसजेंडर में से ही किसी ने कहा कि साहब हमको ओबीसी मानने का जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उसके बारे में विचार करते समय ये भी विचार करो कि जो जन्म से एससी कैटेगरी में था या एसटी में था या ओबीसी में था तो हमारी उस श्रेणी का क्या होगा। तो इस पर हमारे मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय से कुछ स्पष्टीकरण चाहा है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है, जैसे ही स्पष्टीकरण आएगा हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को शिरोधार्य करेंगे। सर प्लीज होल्ड ऑन, नो यू हैव आस्क्ड योर क्वेश्चन। सर जिस तरह आप बता रहे कि 5 लाख के करीब, 1 मिनट, देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन। या हमने वैसे कराया है, पर मैंने बताया ना कि सही जानकारी उसकी है नहीं। वो भी करोड़ों में है परंतु सही जानकारी नहीं है, और सही जानकारी के लिए जैसे नशा मुक्ति केंद्र बना रहे हैं, उसका सर्वे करा रहे हैं। मैंने बताया था मेरे इसमें वक्तव्य में कि हम उनका भी सर्वे करा रहे हैं, और त्वरित सर्वे के लिए भी हमने 2 राज्यों का चयन किया है। अब मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप भी इसमें सहयोग करें। सर जिस तरह 5 लाख की संख्या बताई भिखारियों की आपने, स्मार्ट सिटी सरकार का प्रोजेक्ट है कि 100 सिटी बनाए जाएंगे, तो उनका पुनर्वास उन सिटी में हो जाए, उनके रोजगार की व्यवस्था हो जाए, तो ये इस पे आप सोच रहे हैं करना चाहिए इस तरह से कि उनको रोजगार और आवास दोनों की व्यवस्था स्मार्ट सिटी जो मैंने अभी निवेदन किया ना कि हम उनको स्वावलंबी बनाएंगे, कुछ प्रशिक्षण देंगे और उसके योग्य होने पर हम उनको कारोबार करने की दृष्टि से पूंजी निवेश की व्यवस्था भी करेंगे और रियायती दर पर, ब्याज की रियायती दर पर करेंगे। सर मैं कमलजीत हूँ हेडलाइंस टुडे से। जी सर 2 सवाल हैं। एक तो लव जिहाद पे है, क्योंकि कन्वर्जन का मामला आता है तो SC ST वगैरह भी सब इसमें आते हैं, कितनी बड़ी समस्या देखते हैं। और इसका ही दूसरा परिणाम ये है कि जो बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी रिवर्सेस मिले हैं बीजेपी को, राजस्थान में भी और उत्तर प्रदेश में भी, और क्या इसका कारण मानते हैं आप लव जिहाद को? प्लीज मेरा निवेदन है चुनाव परिणाम से इसको न जोड़े तो अच्छा होगा, क्योंकि सोशल जस्टिस वाला मामला है, सामाजिक न्याय करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, कहीं इधर उधर घूम जाएगा तो सर लव जिहाद जो मामला है काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, आप भी मानेंगे, कन्वर्जन की बात हो रही है। रहा सवाल लव जिहाद वाला, तो वो तो लंबे समय से चर्चा चल रही है, अब इसमें मेरे से अभी क्यों कुछ कह रहे हैं? थोड़ा टेक्निकल थावर जी टेक्निकल क्वेश्चन है जी। नहीं कमल जी, दिस क्वेश्चन इज नॉट अलाउड, प्लीज। मैंने मेरा निवेदन आपको प्रस्तुत कर दिया, मान लो।
थावर जी, अभी ब्रेल के बारे में बात हो रही थी कि आप 15 प्रेसेस और डाल रहे हैं, पर टेक्नोलॉजी जो जिस तरह से बढ़ रही है तो उनको कंप्यूटराइज्ड और आईटी का जो लाभ है उन लोगों को नहीं मिलेगा, दृष्टिबाधित को। तो क्या आप उस बारे में सोच रहे हैं कि कुछ कंप्यूटराइज्ड वे में जो कि टेक्नोलॉजी आ रही हैं वर्ल्ड वाइड, उनको आप एक्सेप्ट करके यहाँ पर लाएंगे? एक बात है। दो, अक्सर यहाँ देखा गया शास्त्री भवन के आसपास में कई मठाधीश कई दिन तक गेट को बंद करके यहाँ की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हैं और सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मठाधीशों से आप सोशल जस्टिस के इस डिपार्टमेंट्स को कैसे अलग करेंगे ताकि काम हो सके? मैं बाद वाले प्रश्न का उत्तर पहले दे दूं। हमारे आने के बाद हमारे इर्द गिर्द कोई मठाधीश नहीं आ पा रहा है और हम आने भी नहीं दे रहे हैं, और आप भी इस बात को अनुभव करेंगे अगर कुछ पता लगाएंगे। कम से कम हमारे मंत्रालय से तो वो दूर हो गए हैं। दूसरा, आपने अच्छा प्रश्न किया। ब्रेल भाषा की जो प्रेस हम डाल रहे हैं वो लेटेस्ट आधुनिकतम होगी। इसके साथ ही साथ जैसे मोबाइल और कंप्यूटर में भी जो ब्रेल भाषा से संबंधित वो उभरते हुए और वो अक्षर रहते हैं ना, उसकी सुविधा भी हम दे रहे हैं। जैसे कुष्ठ रोगियों को हम मोबाइल दे रहे हैं और वो इस प्रकार की सुविधा वाले ही हैं, और वो उससे उपयोग करके अपना कुछ न कुछ सुधार करके लाभ लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं। सर, एस.एन. वर्मा कौमी समाचार से, ए न्यू सीनियर सिटीजन पॉलिसी पर कुछ प्रकाश डालेंगे? जो न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन। देखो, हमारी सोच है कि वृद्धजन के चरणों में स्वर्ग बसता है। हमारी संस्कृति है बुजुर्गों को सुबह उठ करके प्रणाम करना। हमारी सोच का आधार उस नीति में ये रहने वाला है, और उनको अधिक से अधिक सम्मान मिले। जैसे वृद्धजन गृह बनाएंगे, पहले वृद्धाश्रम नाम था, तो वृद्धाश्रम से सीधा सीधा ऐसा लगता है कि आश्रम में तो कोई लावारिस या किसी का कोई नहीं हो, उनको ही भेजते हैं, फिर वो वहाँ अपने आप को बड़ा प्रताड़ित महसूस करते हैं। इसमें काफ़ी सुधार कर रहे हैं, और पारिवारिक वातावरण उसको मिले उस ओल्ड एज होम में। मनोरंजन के साधन हो, खेल कूद के साधन हो, अच्छे खान पान की व्यवस्था हो, पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो, और डे एंड नाइट दोनों के लिए करेंगे। अगर कोई केवल दिन में आना चाहे तो दिन में रहे और रात में अपने घर जा कर के सो सकते हैं, और 24 घंटे या फॉरएवर भी रहना चाहे तो उनके लिए भी उनको हर प्रकार की सुविधा, कपड़ा लत्ता ये वो सब ऐसी मिलेगी कि वो समाज के अन्य लोगों की बराबरी में समझे और एक पारिवारिक वातावरण महसूस करें। इस पर आधारित हमारी नई नीति होगी। सर एक प्रश्न यह है, आपने कहा कि 2 संस्थाओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश में जिस एनजीओ के खिलाफ आपने जांच की मांग की है, क्या ये सलमान खुर्शीद साहब वाला एनजीओ है? और यदि है तो जांच कहां तक पहुंची और क्या सीबीआई इंक्वायरी हो रही है? आगे कोई बात है इसकी? मैंने निवेदन किया था कि हमने रिकमेंड करके भेज दिया है। लॉ डिपार्टमेंट में उसका परीक्षण हो रहा है, और हमको उम्मीद है कि जल्दी उसका समाधान होगा और सकारात्मक कार्रवाई होगी। जो आपने पूछा, अगर मैं वो नहीं होता तो कह देता। सर मैं ये जानती हूँ, प्लीज स्पीक इन द माइक मैडम। मेरा ये सवाल है कि आप लोग का डिसेबल्ड का जो आप लोग रिजर्वेशन 5% करना चाह रहे हैं, कभी 3% है पर 1% भी नहीं है इन द अकॉर्डिंग टू द फिगर्स। तो ये 1% से 3% और 3% से 5% हम 5% चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कहा मैंने। वो लोग मांग आ रही 5% की, तो 3% परंतु हाँ, वो अगला प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ मैं। आपने कहा कि अभी 1% भी नहीं है। मेरी जानकारी अनुसार लगभग 3% जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें 1.5 और 1.25% के आसपास के पद भरे। अगर आप और ठीक जानकारी दे देंगे तो मैं आपको अनुसरण करके उस पर और तेज गति से प्रयास करूंगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाए। परंतु वो ये बात सही है कि आधे पद, लगभग 1.5% पद आज भी रिक्त हैं। और मेरे आने के बाद हमने सभी मंत्रालयों को पत्र भी लिखे हैं, मिनिस्टर्स को भी लिखे हैं, मुख्यमंत्री को भी लिखे हैं, और सेक्रेटरीज को भी लिखे हैं। हमारे सेक्रेटरी लेवल के स्तर पर
हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति जल्दी से जल्दी हो जाए। हम आग्रह भी कर रहे हैं मंत्रालयों से कि विशेष भर्ती अभियान चला करके विकलांगों का वो पूर्ति कर दी जाए। प्लीज होल्ड ऑन। वैसे अभी हमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की शुरुआत की है 9th-10th वालों की, और आपका आशय है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस पर भी विचार कर रहे हैं, गंभीरता से विचार कर रहे हैं और आवश्यकता भी महसूस हो रही है। हो सकता है सकारात्मक निर्णय की ओर आगे बढ़ेंगे। सर मेरा नाम राहुल है। सर 100 दिन का आप लोग बखूबी आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बता भी रहे हैं, लेकिन जनता को इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, जिसका रिजल्ट आप बाई इलेक्शन के द्वारा देख सकते हैं आप। देखो, मैं तो यही कह सकता हूं कि हमने हमारी उपलब्धि आपके सामने प्रस्तुत की है। अब आप और हम सब मिलकर के जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें तो शायद ठीक होगा। सर मैं शैलेंद्र पांडे हूँ, राजस्थान पत्रिका से जी। भिखारियों को आई कार्ड मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ दिल्ली में लगभग हर रेड लाइट पे, एक फोटो भी मैंने किया था कि एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसको एक करीब 10 साल की लड़की उसको पीटती थी चप्पल से, और पीटने के बाद जब वो रोता था तो रोते हुए भीख मांगता था। और ये सारा सब कुछ पुलिस की अभी भी रेड लाइट पे वैसे ही वो काम करते हैं, बस पीटना बंद कर दिया चूंकि हमने फोटो कर ली थी, छपी थी। लेकिन ये जो बच्चों पे इस तरह से भीख मंगवाया जा रहे के तरीके दिल्ली जैसे शहर में हो रहे हैं, इन पे आप कितना काम करेंगे, क्या करेंगे? आपका कहना बिल्कुल सही है। हर रेड लाइट चौराहे पर इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। उस दृश्य को देख के ही हम सक्रियता से प्रयास कर रहे हैं। अब सामान्यतः मैंने बताया ना, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होती है पुलिस वगैरह और ये सब, तो राज्य सरकारों से हम आग्रह करते हैं, हम अपने स्तर पर प्रयास करते हैं और हम इसीलिए कानून भी बना रहे हैं। परंतु राज्यों का विषय है, इसलिए राज्यों की सहमति भी जरूरी है। केंद्र और राज्य मिलकर के इसमें अगर सक्रिय प्रयास करेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ हम पता लगा रहे हैं कि जो ऐसा भिक्षावृत्ति करवाते हैं ना, उनका पता लगा करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। किसी भी रेड लाइट पे एक छापेमार दस्ता भेज दीजिए, किसी भी रेड लाइट पे आपको आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा। उसके लिए बहुत वो व्यवस्था करने वाले हैं, हमने निवेदन किया है संबंधितों से। प्लीज 1 मिनट होल्ड ऑन, आई विल कम बैक टू यू। सर मैं अनन्या हूँ, टेलीग्राफ अखबार से। सर एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहती थी। जो गवर्नमेंट की जो पिटिशन गई है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर इशू पे, वहाँ पे 1-2 लाइन है, वहाँ पे आपने कहा है कि जो गेज, लेस्बियंस और बाइसेक्सुअल्स है वो इसमें नहीं आते हैं। ये कोर्ट को आपने क्लैरिफाई करने को कहा है। कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को डिस्क्राइब करके कहा है कि ये जो 3 कम्युनिटीज़ हैं ये बाहर हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि इफ देयर वाज अ कंफ्यूजन एज टू इफ दे वर इन द पिटिशन, या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कोई डिमांड आई थी कि इनको आप क्लैरिफाई कीजिए कि इनको बाहर रखें। So what were, because these 3 communities were not mentioned in the court order anyway. देखो, इसमें ओबीसी की श्रेणी में लेने की जब बात आई तो ओबीसी कमीशन ने भी कुछ सुझाव दिए, फिर एससी वर्ग की तरफ से भी कुछ बात आई और ट्रांसजेंडर की तरफ से भी कुछ बात आई कि ये मुद्दे हैं। तो फिर हमने हमारी तरफ से कोई निर्णय नहीं दिया है, हमने उन मुद्दों पर माननीय उच्चतम न्यायालय से स्पष्टीकरण चाहा है, केवल इतना ही। अब जब वो उस संबंध में स्पष्टीकरण दे देंगे तो जो स्पष्टीकरण आएगा और जो निर्णय है उसको सकारात्मक कार्रवाई की ओर आगे ले जाकर अमल में लाने का काम कर देंगे। वो ये विषय तो है ही, उसमें जुड़ा ही है। मंत्री जी, आपसे अवार्डेड जो व्यक्ति जिनको आप अवार्ड करते हैं उनको क्यों नहीं आप सलाहकार बनाते हैं? इस पर इसका माफिया आपके मंत्रालय में बहुत जबरदस्त है। मेरे विभाग में जो संस्थान है उन सब के संबंध में हम समीक्षा कर रहे हैं और आगामी 3-4 माह में अच्छा निर्णय करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आपको खुशी होगी। सर मंत्री जी, एक सवाल हमारा ये है जी सर, कि यूपीए गवर्नमेंट में एससी के लिए, SC ST के लिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए एक्ट लाने की बात की गई थी। रामविलास पासवान जी वगैरह ने उस पर बड़ा प्रेशर बनाया था। मेरा सवाल क्या है कि क्या आप अपनी सरकार में भी इस तरह का प्रेशर बनाएंगे कि इस तरह का एक्ट पास हो? देखो, ये विषय लंबे समय से चर्चाधीन है और विचाराधीन भी है और किसी एक विभाग का विषय नहीं है। ये सीधा सीधा DOPT से संबंधित है।
तो जो संबंधित विभाग है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके उचित समय पर उचित निर्णय करेंगे। सर आपने कहा दलित उत्पीड़न पे अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। दलित उत्पीड़न पे सच्चाई ये है कि पहले एक अध्यादेश पास हो चुका था, जब वो संसद में आया आपने रेटिफाई करने की बजाय उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया, तो आपके क्लेम को कितना गंभीरता से लिया जाए? देखो हमारा क्लेम बिल्कुल गंभीर है। हमने प्रयास किया और संसद के एक सदन में उसको प्रस्तुत किया। सदन में प्रस्तुत होने के बाद तो संसद की संपत्ति है, संसद उस पर जो निर्णय लेगा हमको उसको मानना पड़ेगा। संसद ने स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है, हमको तो शिरोधार्य करना ही है, पर हमारी प्रतिबद्धता हमने दर्शाई और विधेयक पेश किया। पर आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि उसको पास कर दिया? एक अध्यादेश था, उसको और कठोर बनाया गया था दलित उत्पीड़न को, प्रावधानों को, उसमें सरकार ने कोई अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की, फॉर्मेलिटीज अलग। हमने पूरी तरह से कोशिश की। हाँ सर, मैं राघवेंद्र पांडे, संचार टाइम्स से। सर जी सर, राघवेंद्र पांडे, संचार टाइम्स से। सर मेरा सवाल ये था कि देश में जितने भी एनजीओ चल रहे हैं उनकी देश में भूमिका क्या है, ये कोई बताने वाली चीज़ें नहीं है। सब लोग अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन उसके आड़ में बहुत सारे एनजीओ सर गलत भी कर रहे हैं, जिसको आपने बताया कि हम ब्लैक लिस्टेड किए हैं। लेकिन सर पुराने अनुभवों को, कमियों को देखते हुए भविष्य में आप जिन एनजीओ को मान्यता देंगे उनका मापदंड क्या होगा? क्या इस पे कुछ आपने कुछ तय किया है सर? देखो मापदंड तो पहले से निर्धारित है, परंतु उसमें और सख्ती ला रहे हैं। जहाँ जहाँ लेकुना दिखाई देता है कि इस कारण से गड़बड़ करने की गुंजाइश निकलती है, उन गुंजाइशों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर भी अध्ययन चल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि मॉनिटरिंग तंत्र को भी सुदृढ़ कर रहे हैं और ये जो लेकुना है, कहीं ना कहीं खामी है, उसको भी दूर करने का काम कर रहे हैं। परंतु मैंने एक निवेदन किया कि राज्य सरकार की भूमिका भी इसमें अहम होती है। राज्य सरकारों के साथ भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं। कई बार राज्य सरकारों की तरफ से लंबा समय लग जाता है, कुछ होता है, परंतु हम शीघ्रता से जो लेकुने दिखाई देते हैं उनको आज उनकी स्कीम को मंजूर करने में और वो उसको दूर करेंगे और इम्प्लीमेंट के स्तर पर भी उसको ठीक करने का काम करेंगे। जी सर, मैं अनु अगेन आज तक से हूँ। सर महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें, बीजेपी का बड़ा सॉलिड फंडा रहा है, मोदी जी ने बहुत बार ये बोला है, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज आपके डिपार्टमेंट से इंट्रोड्यूस की जा रही हैं या की गई हैं जहां सीधा असर महिला सशक्तिकरण पे हो? और सर दूसरा क्वेश्चन आप पहले भी पूछा था कि प्राइवेट सेक्टर में विकलांगों को जॉब आरक्षण मिले, इस पे क्या मिनिस्ट्री कुछ कर रही है? क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम हो गई है, प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब्स हैं। देखो महिला सशक्तिकरण का जहाँ तक सवाल है, मेरे विभाग के अंतर्गत आने वाले जो वर्ग हैं उनसे संबंधित महिलाओं के लिए तो हम सुविधाएं जो दूसरों को उपलब्ध कराते हैं वो कराते ही हैं उनको। रहा सवाल महिला और बाल विकास के अधिकार क्षेत्र का, तो इसका मेजर पोर्शन तो उनके पास है। हमारे अधिकार क्षेत्र में जो है उसमें हम पूरी तरह से महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करके सुविधाओं को पहुंचाते हैं और लाभान्वित करते हैं। रहा सवाल विकलांगों को आरक्षण का प्राइवेट सेक्टर में, तो मैंने बताया कि जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में SC ST को आरक्षण की चर्चा लंबे समय से चल रही है, ये भी चल रही है और इस पर आज की तारीख में कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। केवल एक विभाग के अधिकार क्षेत्र का मामला हो तो मैं निष्कर्ष निकाल के कह दूं, क्योंकि ये DOPT का मामला भी है, हमारे विभाग का भी है, इसमें लॉ डिपार्ट का भी है, ये सब बातें हैं, ये सब कोऑर्डिनेट करेंगे और जब निष्कर्ष निकलेगा हम सहर्ष आपकी जानकारी में जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर एंड थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज जॉइन अस फॉर लंच एट द बैक ऑफ द हॉल।